चलिए पहला प्रश्न आपका बोर्ड स्क्रीन पे है। बोला गया है कि अब इसको भिन्न के रूप में लिखना है। तो भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, आप मुझे बताएंगे कि भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। बच्चे 1.24 को भिन्न के रूप में, इसके ऊपर क्या है, बार है। तो आप जानते हैं बार जब हटता है तो जितने अंकों पे बार रहता है उतना 9 होता है। क्या होता है? उतना 9 होता है। मेरे प्यारे मित्र, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 124 हो जाएगा, और जिसके ऊपर बार नहीं है वो घट जाएगा। तो 124 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 123 हो जाएगा। तो 123 हो जाएगा। अब बताओगे क्या ये कटेगा? तो 3 से कट जाएगा ऊपर नीचे, 4 और 1 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में 3 3 हो जाएगा। 11 3 33, ठीक है, मतलब 33 3 99। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझने की प्रयास करेंगे। बोला गया है एक लंबवृत्तीय शंकु है और शंकु की आधार का त्रिज्या दे दिया है और स्लांट हाइट भी दिया गया है, और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मेरे प्यारे मित्र, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है, और लेकिन टोटल सरफेस एरिया पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। तो बच्चे एक बात बताओगे, एक शंकु है और इस शंकु का त्रिज्या दिया गया है आपका 14 दिया गया है, और आपका स्लांट हाइट 15 दिया गया है। तो मेरे प्यारे मित्र, यहां से आपका जो है डायरेक्ट निकल जाएगा, ऊंचाई वगैरह का कोई जरूरत ही नहीं है। सारा कुछ ये बनाओ या नहीं भी बनाओगे तो काम चल जाएगा, आपका टोटल सरफेस एरिया डायरेक्ट निकल जाएगा। तो आयतन निकालना रहता तो ऊंचाई की जरूरत पड़ता, क्योंकि आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, तब उसमें एच हम निकालते। लेकिन यहाँ पे एच की जरूरत नहीं है। पाई की मान 22/7 का प्रयोग करेंगे, और आर की मान 14 है, और आर प्लस एल मतलब 15 और 14 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा। अब इसको काटोगे तो 7 दूनी 14, ठीक है। अब ये चीजें हो गया। इकाई अंक से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 9 चौके 36। अच्छा, दोनों का इकाई अंक यही है, तो 4 से इसमें गुना कर दो, इधर 11 बचेगा, और ये 9 चौके 36 और 4 दूनी 8 और 3 11, 116। और 11 से गुना करना आसान होता है। कैसे? तो पहली अंक को लिख देंगे 6 का 6, इसको इसमें जोड़ेंगे 6 1 7, आगे अल्टरनेट संख्या को जोड़ते जाएंगे। कितना होगा? 2, फिर 1 को आगे लेके जाएंगे, कुछ नहीं है तो 1, 1276। आप अपने से गुना कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस प्रश्न को देखेंगे। बोला गया है कि एक डीलर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट के बाद इतना रुपया में बेच देता है। यदि वह कोई छूट ना दे तो उसे उस वस्तु पर क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? बोला गया अगर कोई भी छूट ना दे तो 28% का लाभ होता है। तो बोला गया वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। मेरे प्यारे मित्र, एक बात बताओगे, बोला गया है एक डीलर वस्तु के अंकित मूल्य पे 16% का छूट देता है। तो जब आप बताओगे अगर वस्तु का क्रय मूल्य पे 16% का छूट देता है तो अंकित मूल्य अगर 100% हुआ, दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 100% में अगर छोड़ दिया 16%, तो बताओगे लेगा कितना? तो 84% लेगा। कितना लेगा? 84% लेगा। तो किसका? तो एमपी का 84%। अंकित मूल्य का 84% करोगे, 16% छोड़ दोगे तो वस्तु बिक जाएगा, और बिका कितना में है? तो 403 रुपया 20 पैसा में। मेरे प्यारे मित्र, इसको नीचे करोगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा। अब बताओगे अगर इसको काटोगे तो कितने बार में कटेगा? 12 7 84, 12 7 84, 12 हो जाएगा, 12 का 24, 12 3 36, फिर 3 बचा, 12 3 36, 36 होगा, 4 बचा, फिर 12 3 36, 13 में से 6 जाएगा तो कितना होगा? 7, और 12 5 60, 12 6 72, 12 6 72 हो गया, ठीक है। और फिर 7 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 चौके 28, 28 हुआ तो 23 मतलब 33 में से अगर 28 जाता है तो 5 होगा, 8 7 56, 47 हो जाएगा। तो एमपी की मान हो जाएगा आपका 47, ये हो जाएगा 470 रुपया। बोला गया है
अगर एमपी 470 रुपया है, ठीक है, एमपी यहां से निकल कर आ गया है। अब बोला जाता है, एक बात बताओगे, वस्तु को बेचा गया है, ये चीजें हो गया, यदि वह कोई छूट ना दे, तो कोई छूट ना देगा तो वस्तु इतना में ही खरीदेगा, फिर भी उसे 28% का लाभ होगा। तो मेरे प्यारे मित्र, मानिए सीपी पे 28% का लाभ होता है, तो 28% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? अगर इसका देखा जाए तो 28% का फ्रैक्शन मान होता है 7/25। 25 में एक 7 का लाभ होगा, कितना वस्तु बिकेगा? तो 32/25 में वस्तु बिक जाएगा। 32/25 में वस्तु बिक जाएगा, और बिकेगा कितना में? तो सर जी हाँ, इतना में बिक जाएगा। क्रय मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है। एक सेकंड रुक जाओगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, तुरंत तुरंत तुरंत। चलिए बुआ, अब ऐसे आपका चल गया है, तो ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ था। बोला गया है एक डीलर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% छूट देता है और इतना में वस्तु बेच देता है। तो एक बात बताओगे, सिंपल सी बात है, अगर एमपी है तो एमपी पे 16% का छूट दिया, तो 16% का छूट दिया तो वस्तु को बेचेगा कितना में? तो सर 84% में बेचेगा। और ये बिका कितना में है? तो सर जी इतना में बिका। यहीं पे गड़बड़ हुआ था, ये उड़ जाएगा, नीचे में 0 आएगा, इससे ये कट गया, ठीक है। और वो 12×7=84 होता है, 12×7=84 होता है, और 12 के बार 24 बरती है 36, 12×3=36, 43 बचा, और ये 12×5=7, ये 12×24 बरती है 36। अब बताओगे ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 12×3 फिर 36 होगा, ये 7 हो गया, ठीक है। अब 12×5=60, 12×6=72, अभी भी यही आ रहा है। अब ये 7×4=28, ये 28 हो गया, 8×7=56, 48। एमपी आ गया 480 रुपया। अब वहां पे गड़बड़ था, ये 480 रुपया हो गया। मेरे प्यारे मित्र, वस्तु जो है 480 रुपया का है। अब बोला कोई छूट नहीं दिया जाएगा, तो कोई छूट अगर नहीं दिया जाएगा तो वस्तु इतना में ही बिक जाएगा, 480 में ही बिकेगा। तो हमारा सीपी का जो है 28% लाभ हो जाएगा क्रय मूल्य का। तो 28% अगर लाभ होगा तो 28% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? तो सर जी 7 बटा अभी बताए थे 25 होता है। तो 25 में 7 का लाभ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो सर जी 32/25 हो जाएगा, और वस्तु ये कितना होगा? तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, और 32 16 48 हो जाएगा, ये कटेगा तो ये 15 हो जाएगा। तो सीपी हमारा हो जाएगा 15×25। 15×25 करोगे, 15×5=75, 15×2 = 30, और 7 37, 375 रुपया हो जाएगा क्रय मूल्य। कितना हो जाएगा? 375 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब ये बताओगे, बोला गया राजू ने 150 रुपए प्रति कमीज की दर से 250 कमीज खरीदी। उसने इन कमीजों की पैकिंग पर 500 रुपया 5000 रुपया का व्यय किया। इस पे 5000 रुपया की व्यय और किया। एक बात बताओगे, अगर 250 कमीज 150 रुपया के दर से 201 कमीज का दाम 150 रुपया, और ये कितने कमीज खरीदा है? तो 250 कमीज खरीदा है। तो सीपी हमारा क्या हो जाएगा? सर जी सीपी हमारा ये हो जाएगा, अभी बताओगे, 15×5=75, 15×2 = 30, और 7 इतना हो जाएगा। अब बोला 5000 रुपया एक्स्ट्रा खर्च किया है, तो सीपी में ही जुड़ेगा। तो टोटल सीपी हमारा हो गया 7×5=12, ठीक है। कितना हो गया? तो 7×5=12, ये हो गया 42,500। हमारा टोटल सीपी हो गया 42,500 रुपया। बोला गया है उसने प्रत्येक कमीज का मूल्य 255 रुपया अंकित किया, लेकिन विक्रय मूल्य के समय प्रत्येक कमीज पर 20% का बट्टा देता है, छूट देता है। तो बोला गया है उसने सभी कमीज को बेच दिया हो तो उसके द्वारा कितना लाभ होगा, कितना लाभ प्रतिशत होगा, ये भी बताना है। मेरे प्यारे मित्र, टोटल सीपी हमारा कितना रुपया हुआ? तो एक बात बताओगे, एक कमीज का अगर बिक्री अंकित मूल्य 255 रुपया है और उस पर 20% का एक बच्चे छूट दे रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन मान 1/5, 5 में 1 रुपया छोड़ देगा तो लेगा कितना? तो 4/5 लेगा। इससे इसको काटेंगे, 5 हो जाएगा, 5×25, 5×1=5, 1 हो गया। अब इसको गुना करेंगे, 4 होगा, 4×5=20, मतलब एक कमीज का विक्रय मूल्य 204 रुपया होगा।
204 रुपए का हिसाब से कितना कमीज बेचेंगे, तो 250 कमीज बेचेंगे। तो बताओ टोटल एसपी कितना आ जाएगा। सर जी गुना करेंगे 0, 25 चौके 100, बाकी हाथ में 10, फिर यहाँ पे 0 होगा, बाकी हाथ में 1, 25 दूनी 50, 50 और 1 51, यहां से 51,000 हो गया। टोटल सीपी हमारा 42,500 है। तो बताओ कितने का लाभ हुआ। सर जी 51,000 में से ये चीजें घटा देंगे, 0 0। तो बताओगे 10 में से 5 जाएगा तो 5 होगा, अब 10 में से 2 जाएगा तो 8 होगा। 8500 का लाभ हुआ। कहां से, तो 42,500 से। अब प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब बताओगे 0 से 0, ये 0 से 0 कट गया। 25 चौके 100 होता है, 25 इकाई 25, 25 इकाई 25 कितना हो जाएगा, तो सर 25 सत्ते 175, ये हो गया 17 पचे 85, 5 4 पंचे 20। तो 20% का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा मेरे प्यारे मित्र, 20% का लाभ होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर देखेंगे। लगा एक कार की यात्रा 18 घंटा में पूर्ण करती है। एक कार है, टोटल दूरी 18 घंटा वो पूरा कर लेता है। वह बोला गया यात्रा के पहले आधा भाग 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और शेष आधा भाग 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से पूरा करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान तय किए गए दूरी ज्ञात करना है। मेरे प्यारे मित्र याद रखोगे, आधा दूरी गया x किलोमीटर पर घंटा से, ठीक है, और फिर आधा दूरी गया y किलोमीटर पर घंटा से, और कुल समय लगा 18 घंटा। तो ये दूरी होता है, दूरी बराबर में होता है, क्या होता है सर जी, तो दोनों चाल को गुना करोगे, दोनों चाल को जोड़ दोगे, गुना में समय, ये होता है। इसी को एक तरह से, इसी प्रश्न एक तरह से और आता है कि गया x किलोमीटर पर घंटा से, आया y किलोमीटर पर घंटा से, और आने जाने में लगा टोटल समय। तो दूरी बराबर में होता है, दोनों चाल को गुना करो, वही दोनों चाल को जोड़ दो और गुना में समय। लेकिन यहां से ये आधा चाल ही निकलेगा, और लेकिन ये आगे आगे बढ़ा है तो यहां इसीलिए 2 लग जाएगा। तो दूरी बराबर में हो जाएगा, क्या होगा बच्चे, तो 2, क्योंकि आगे निकल गया, आधा से ये घूमता, यहीं से घूम जाता तो ये फॉर्मूला, लेकिन आगे बढ़ गया तो 2 से गुना कर देंगे। 2 गुना 40 किलोमीटर पर घंटा से गया और फिर आगे 50 किलोमीटर पर घंटा से बढ़ा आगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये 90 हो जाएगा, और गुना में 18 घंटा समय लगा। 18 पचे 90 होगा, और इससे काटेंगे 10 होगा, 4 दूनी 8, 800 किलोमीटर का दूरी वो तय करता है 18 घंटा में। 800 किलोमीटर का दूरी तय करता है 18 घंटा में। चलिए ये बात बताओगे, बोला गया एक शहर की जनसंख्या 30% बढ़ जाती है। मानो अभी शहर की जनसंख्या x है, 30% बढ़ गई तो 13/10 हो जाएगा, क्योंकि 30% का फ्रैक्शन मान 3/10 होता है। 10 में 3 बढ़ेगा तो 13/10 हो जाएगा। फिर बोला गया है आगे अगले वर्ष में 15% कम हो जाती है। 15% का फ्रैक्शन मान 3/20 होता है। 20 में 3 का कमी हो जाएगा तो मेरे प्यारे मित्र कितना हो जाएगा, 17/20 हो जाएगा। और ये जनसंख्या हो कितना गया है, तो 11,500 इतना हो गया, 11,050 हो गया है। बच्चे अगर कटता है तो काट दीजिए, तो 13 से काटोगे तो सर जी 13 पचे 65, 13 7 91, 13 8 104, 104 13 पचे 65, ये कट गया, 7 पचे 85, तो x बराबर है 20 पंचे 100, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप बताओगे 2 साल पहले जनसंख्या कितना था, तो 10,000 था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर 7 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है तो टोटल वर्क कितना आ गया। हाँ, तो ये भी जरूरी नहीं टोटल वर्क निकालने के लिए, तो बोला जाता है वे कार्य शुरू करते हैं और 5 दिन बाद बोला गया 3 पुरुष छोड़ देता है। तो मेरे प्यारे मित्र इसका कई तरीका है बनाने का, कि अगर टोटल वर्क बताओगे तो 12 आदमी मिलकर 7 दिनों तक काम किए तो 84 काम हुआ। बोला गया 5 दिन के बाद, तो 5 दिनों तक बताओगे काम किया ना, तो 5 दिनों तक 7 आदमी काम किया तो 7 पचे 35 काम किया। तो बताओगे काम बचा कितना, शेष काम कितना बचा, 14 में से 5 चला जाएगा तो 9 होगा, ठीक है, 7 में से 3 जाएगा तो 4 होगा, 49 काम बचा है। बोला 3 पुरुष छोड़ दिया, तो बताओगे 3 पुरुष छोड़ दिया तो शेष
शेष पुरुष करेगा तो 7 पुरुष में से 3 पुरुष छोड़ दिया, बचा कितना, 4 पुरुष। तो बताओगे 49 काम को 4 पुरुष करने में कितना लेगा, तो 1 4 2 8, 1 पूर्णांक 12 पूर्णांक 1/4 दिन लेगा, 12 पूर्णांक 1/4 दिन लेगा शेष काम को करने में। एक बच्चे बोल रहे हैं कि गुरुजी चाकू से जो नहीं काटता है उसे तलवार लाके काट देंगे। मतलब तुम किसको काट दोगे भाई साहब, चाकू से जो नहीं काटेगा तलवार लाके काट दोगे। आइए, बोला गया वनडे मैच है। अब वनडे मैच में क्या हुआ, बोला गया टीम इंडिया ने पहले ओवर में 30, अब बोला गया पहले 30 ओवर में बोला गया प्रति ओवर 5.6 रन की औसत से रन बनाए और शेष 20 ओवर में इतना रन के कुल लक्ष्य को पूरा करने के लिए टीम को प्रति ओवर कितना रन बनाना होगा। देखोगे वनडे मैच 50 ओवर का होता है, 30 ओवर में उसका रन रेट था 5.6 रन का और टोटल रन का टारगेट है 320। तो बताओ 20 ओवर में कितना रन बनाएगा। तो बताओगे सबसे पहले एक ओवर में उसका रन रेट है 5.6 रन का, 30 ओवर तक उसने रन बनाया। तो बताओगे टोटल रन कितना बना अभी 30 ओवर में। तो सर जी टोटल बराबर में योगफल बराबर में तो औसत गुना संख्या, तो 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 1 16, 168 रन बना। लेकिन आपको बनाना है बच्चे 320 रन, तो 320 रन बनाना है तो 168 रन आप बना दिए, बचा कितना सर जी 2 और यहां से 11 में से 6 जाएगा तो 5 और 2 में से 1 जाएगा तो 152 रन और बनाना है। तो मेरे प्यारे मित्र 152 रन और बनाना है कितने ओवर में, तो 20 ओवर में। तो बताओगे औसत क्या होगा, योगफल बटा संख्या, यही औसत हो गया, यही रन रेट हो जाएगा, यही रन रेट हो जाएगा। 2 से काटोगे 0 होगा, 2 से काटोगे 7 2 14 6, तो 1 अंक के बाद दशमलव 7.6 रन रेट रहना चाहिए प्रति ओवर, तब जाकर 20 ओवर में आप 320 रन की रन रेट प्राप्त कर सकते हो। चलिए आज मैथ्स की क्लास यहीं पे समाप्त हो जाता है। तुम चाकू से काटो या तो कुछ भी करो लेकिन काट दो, है ना, यही ना तुम्हारा उम्मीद है। ठीक है, सर बताएंगे जो चाकू से नहीं काटता उसको तलवार से कैसे काटा जाता है। ठीक है बच्चे, मैथ्स की क्लास समाप्त हुआ। क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था। करेक्ट आंसर इसका बनता है चार्टर एक्ट 1813, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आप ध्यान देंगे इस बात को कि जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था कि बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जो था उसको एक्चुअली में गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कहाँ का, केवल बंगाल का, भारत का नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। एक तो ये, दूसरी बात ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी इसी अधिनियम के तहत। 1774 ईस्वी में पहली बार भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, और जॉर्ज इलियाज इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। एक तो पॉइंट ये हो गया। जब हम 1813 के चार्टर एक्ट की तरफ चलते हैं तो इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहां डिसाइड किया था कि 1 लाख रुपए जो है ये खर्च किए जाएंगे कहाँ, तो शिक्षा पर, शिक्षा के प्रचार प्रसार पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात थी चार्टर एक्ट 1813 में। उसके साथ साथ जो ईसाई मिशनरी होते हैं, ईसाई मिशनरी जो अपने ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं, उनको भारत में प्रचार करने की अनुमति इसी अधिनियम के तहत दी गई थी, इसी के तहत दी गई थी 1813 के तहत। साथ ही साथ 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया था, केवल चाय पर एकाधिकार बचा हुआ था। चाय पर केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही चाय का व्यापार करेगी, बाद बाकी सारे एकाधिकार समाप्त हो गए थे। चीन के साथ भी बचा रहा था। 1833 की जब बात करें तो इस चार्टर एक्ट में क्या होता है, इस चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है वो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। प्रथम भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त होता है और ये विलियम बेंटिंक को नियुक्त किया जाता है।
विलियम बैटिंग को। तो पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर हमारे पास निकल के क्या आ गया, वो बी आ गया। बी जो है इसका पहला आंसर है। ठीक है, आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकंड यानी 32 की तरफ। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, एकदम से आप आपको रहेगा ही, याद होगा ही कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता मेटकॉफ को कहा जाता है। मेटकॉफ को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर तो सी निकल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर। ठीक है, मेटकॉफ। मिंटो जो है इसके टाइम पर जो है जो सिख धर्म के राजा थे रंजीत सिंह, ठीक है, रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि हुई थी, कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अमृतसर की संधि की गई थी किसके, लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में, लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। ठीक है, और ये 1809 ईस्वी में हुआ था। 1809 में ये अमृतसर की संधि हुई थी मिंटो के शासनकाल में, मिंटो के शासनकाल में। ठीक है, जहां तक बात रह गया वेलेजली की, वेलेजली के शासनकाल में 2 घटनाएं हुई महत्वपूर्ण। पहली घटना तो ये सहायक संधि लेके आया था, सहायक संधि, और इस संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य जो था, प्रथम राज्य जिसने इसको स्वीकार किया वो था हैदराबाद। कौन था वो, हैदराबाद था, हैदराबाद था। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी बात ये कि इसके समय में चतुर्थ यानी फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। आंग्ल मैसूर युद्ध इसके समय में हुआ, और इसमें क्या हुआ था, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वेलेजली का शासनकाल ये था। मैकाले के बारे में जानते हैं कि इसने शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर अपनी राय दी थी, निर्णय दिया था, और अंग्रेजी माध्यम की ब्रिटिश प्रणाली यानी पश्चिमी शिक्षा को भारत में शिक्षा को फैलाने का इसने सिफारिश किया, और आगे चल के यही काम जो है भारत में एक नई प्रकार की व्यवस्था शिक्षा के माध्यम से लाई गई। तो यहाँ पर 32 का करेक्ट आंसर होगा मेटकॉफ। मेटकॉफ यहाँ ध्यान रखिएगा एक कि 1878 यहाँ पे अगर देखें हम तो लीटन के द्वारा, लीटन जो है इसके द्वारा लाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये भी क्या था, जो भारतीय भाषा के समाचार पत्र थे उस पर प्रतिबंध था। यहाँ भारतीय भाषा के समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया गया था लीटन के द्वारा। इस प्रतिबंध को हटाने का काम किसने किया था, हटाने का कार्य किया था रिपन ने। कार्य किसने किया, रिपन के द्वारा किया गया था, रिपन के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिला के जो करेक्ट आंसर हमारे पास 32 का आया, क्या आया, 1 आया, यानी सी आया। सी जो है यहां पर करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। कम्युनल ट्रायंगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ डॉक्टर अशोक मेहता, ये 2 राइटर थे, ये दोनों ने मिलकर कम्युनल ट्रायंगल नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, कम्युनल ट्रायंगल नाम की जो पुस्तक है इसको लिखने वाले अच्युत पटवर्धन, उसके साथ डॉक्टर अशोक मेहता थे। ठीक है, अगर देखें हम साउंड ऑफ इंडिया, एक फेमस बुक है साउंड ऑफ इंडिया, इसको लिखा था सरोजनी नायडू ने। याद रखेंगे आप, सरोजनी नायडू के द्वारा ये साउंड ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया था। फिलॉसफी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है ये एस राधा कृष्णन के द्वारा लिखा गया, एस राधा कृष्णन के द्वारा लिखा गया। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरी बात ये रिडल्स यानी पहेली, रिडल्स इन हिंदुइज्म, ये लिखने वाले भीमराव अंबेडकर थे, BR अंबेडकर थे।
अंबेडकर थे। इस तरह से ये सारी पुस्तकें जो डिस्कशन में आती है एक एक करके आपको याद रखना होगा, तो एक भंडार बन जाएगा। फिर कोई भी क्वेश्चन इस बुक से रिलेटेड आएगा तो छूटने की गुंजाइश नहीं होगी। 3 आपके पास मैंने लिखा है, 3 को याद रखना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ गया? 33 का ए आ गया। 34 पे आइए। किस आदिवासी समूह ने अंग्रेजों द्वारा मानव बलिदान के प्रयोगों को दबाने पर बगावत की थी? यहां ध्यान दीजिएगा, कोंड या खोंड भी कहते हैं इसको। खोंड जनजाति जो थी, इस जनजाति में नरबलि प्रथा, नरबलि है ना, आदमी को मार दिया जाता था, नरबलि प्रथा फेमस था। नरबलि प्रथा फेमस था। और ये नरबलि प्रथा जो है, जब इस पर अंग्रेजों ने रोक लगाने की शुरुआत की थी तो उस कंडीशन में इस पर जो है काफी बवाल हुआ था। ये हार्डिंग वन के द्वारा 1844-48 इसका टाइम पीरियड था। उस समय पर इस मानव बलिदान या नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का काम हार्डिंग फर्स्ट के टाइम पर किया गया था। और इसको लेकर काफी विवाद इस खोंड जनजाति जो है, ये जनजाति जो है के लोगों ने किया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, खोंड जनजाति के लोगों के द्वारा ये किया गया था। इसमें एक पॉइंट और भी याद रखना है कि इसमें से प्रथम जो है, प्रथम हार्डिंग वन के टाइम पर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इसके टाइम पर। और लाहौर की संधि भी की गई थी। लाहौर की संधि भी की गई थी किसके टाइम पर? हार्डिंग फर्स्ट के टाइम पर। ठीक है, हार्डिंग फर्स्ट। हार्डिंग द्वितीय 1911 की बात है जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। ये हार्डिंग फर्स्ट की बात है। तो यहां पर जो है करेक्ट आंसर 34 का निकल के कौन गया? बी। खोंड जनजाति जो है उसमें नरबलि प्रथा थी और उसके रोकने का काम जब किया गया तो उसपे काफी बवाल मचा था। 34 का करेक्ट आंसर क्या निकला? बी निकला। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 35। किस ऐतिहासिक स्मारक को किंग जॉर्ज पंचम एवं क्वीन मैरी की बॉम्बे यात्रा की स्मृति में बनाया गया था? ये पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है, ये एक्चुअली में जब ये जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की बॉम्बे यात्रा हुई थी उस समय उनकी स्मृति में बनाया गया ये है गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो भागीदारी हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिक को जो शहीद हुए थे, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की, भारतीय सैनिकों की स्मृति में बना था। सैनिकों की स्मृति में बनाया गया था। ठीक है, स्मृति में बनाया गया था किसको? इंडिया गेट को। ये मुंबई है गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें एक बात का और भी ध्यान रखना है आपको कि अगर हम इसकी चर्चा करें तो कुल मिला के ये जो जॉर्ज पंचम क्वीन मैरी थे, ये तीसरी बार जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था तब ये भारत आए थे। दिल्ली दरबार पे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि दिल्ली दरबार का आयोजन कितनी बार हुआ? तो ये 3 बार हुआ था। एक बार हुआ था लीटन के टाइम पर 1978 लीटन के टाइम पर। इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटेन की जो महारानी थी ना, ब्रिटेन की महारानी इनको कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। दूसरा 1903 के लगभग हुआ था कर्जन के समय पर। और इस समय क्या हुआ था कि एडवर्ड सप्तम जो ब्रिटेन के राजा नियुक्त हुए थे, ब्रिटेन के राजा बने, उनके खुशी में ये दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। कब? 1903 में। और फिर 1911 में हार्डिंग द्वितीय ये प्रथम था पहले वाले में। हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें ये जॉर्ज पंचम तथा मैरी जो है, मैरी का भारत आगमन हुआ था। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो कुल मिला के कंक्लूजन ये निकलता है कि दिल्ली दरबार का आयोजन
3 बार किया गया था, ठीक है, 3 बार दिल्ली दरबार हुआ। तीसरे बार में ये जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जो है उनका यहां पर एक्चुअली में आगमन हुआ था, ठीक है, आगमन हुआ था। यहाँ 1903 कर्जन हो गया, 1911 हार्डिंग हो गया, लिटन 1978। अच्छा एक बार, यहाँ 1978 की जगह 1977 भी आपको मिल सकता है, 77 78, ठीक है। तो यहाँ ब्रिटेन की महारानी कैसर हिंद की, महारानी को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। क्या दी गई थी? उपाधि। करेक्ट आंसर यहाँ पर 35 का निकला बी, 35 का करेक्ट आंसर निकला बी। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पर। वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने सन 42 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वावेल के साथ वार्ता की थी? अब सीधी सी बात है, 42 में ये 43 में जो हुआ, हम जानते हैं कि 1940 से लेके 1946 तक जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो एक्चुअली में कौन थे? वो थे अबुल कलाम आजाद। ये मैं लिख रहा हूं ऑप्शन, समझ में आ जाएगा, अबुल कलाम आजाद। उसी बीच में ये आया था क्रिप्स मिशन, तो सीधी बात है बातचीत करने में कौन थे? ठीक है, वो क्रिप्स के साथ था, शिमला कॉन्फ्रेंस में वावेल के साथ। कांग्रेस प्रेसिडेंट पूछ रहा कौन थे, तो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद उसमें क्या थे? कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। जेबी कृपलानी कब थे? स्वतंत्रता के समय, भारत के स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे, ठीक। और जवाहरलाल नेहरू जो अध्यक्षता की थी 1929, सबसे प्रमुख जो इनका था लाहौर में जहां पे पूर्ण स्वराज की चर्चा की गई थी, पूर्ण स्वराज। और इसमें तिरंगा झंडा भी फहराया गया था, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो इस प्रकार से अबुल कलाम आजाद यहाँ पे 36 का ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर। कांग्रेस का की जो स्थापना है, वो तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। प्रथम जो सम्मेलन था, प्रथम सम्मेलन, उसमें कुल 72 प्रतिनिधि थे, ठीक है। उस 72 प्रतिनिधि में सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे, ये याद रखना है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं थे, प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को जितनी भी उपाधि दी गई है लगभग महात्मा गांधी के द्वारा दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ, करेक्ट आंसर यहाँ पर महात्मा गांधी ही आएगा। और महात्मा गांधी को मतलब गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो टैगोर ने कहा था। इसका मतलब क्या हुआ? महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया, टैगोर ने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहने वाला माउंटबेटन था। माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, किसको? महात्मा गांधी को, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारे पास करेक्ट आंसर निकलेगा, रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी वो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी ने 1920 का जो असहयोग आंदोलन था, उस असहयोग आंदोलन में अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात उसके बाद क्या हुआ था? सर की उपाधि वापस कर दी, सर या नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी थी? वापस कर दी थी, ये भी याद रखना है, वापस कर दी थी, ठीक है। दोनों पॉइंट। 37 का करेक्ट आंसर क्या निकला? बी निकला। बी जो है 37 का करेक्ट आंसर है, ठीक है, करेक्ट है।
आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। किसने कहा यह अनुशासित अराजकता समाप्त होनी चाहिए और इसके चलते अगर पूर्णतः अव्यवस्था छाए तो मैं वह खतरा भी उठा सकता हूं। ये एक्चुअली में गांधी का एक स्टेटमेंट था, महात्मा गांधी का। यह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बार बार बोलता हूं, सबसे टफेस्ट होता है, स्टेटमेंट को सीधे याद रखना होता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था, ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था। तो करेक्ट आंसर यहां पर है 38 का बी, 38 का बी गांधी, जिन्होंने कहा कि अनुशासित अराजकता समाप्त होनी चाहिए और इसके चलते अगर पूर्णतः अव्यवस्था छाए तो मैं वो खतरा भी उठा सकता हूं। 38 का करेक्ट आंसर बी है। आइए इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है। 3 समुद्रों, इधर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी ये पूरा फैला हुआ है, यहां से आ गया हिंद महासागर, हिंद महासागर, और यहां जो है ये इधर आ गया अरब सागर, है ना। ये 3 प्रकार के सागर से ये वाला क्षेत्र जो है ये भारत का कौन सा क्षेत्र है, ये है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है। और यहां पर भारत की जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट, सबसे जो दक्षिणतम पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु है वो कैप कैमोरिन है, कन्याकुमारी में ही कैप कैमोरिन है। मुख्य भूमि का ध्यान रखिएगा, यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तब उसमें अगर देखेंगे तो सबसे लास्ट में आ जाएगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है, दक्षिण की तरफ, ठीक। लेकिन यहां पर कन्याकुमारी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। वह कौन सा स्थान जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है, तो वो कन्याकुमारी है, भारत का सबसे नीचे और वही सबसे दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि का। करेक्ट आंसर यहां क्या निकल गया, कन्याकुमारी निकल गया, ठीक है, कन्याकुमारी निकल गया। लक्षद्वीप एक्चुअली में कहां स्थित है, ये अरब सागर में है, ये अरब सागर में है और कोलकाता पूर्वी साइड में, यानी इसका संबंध किससे, बंगाल की खाड़ी से होगा, इसका संबंध बंगाल की खाड़ी से हो गया। भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर देखें तो वो आपके पास इंदिरा पॉइंट, हम जिसको इंदिरा पॉइंट कह सकते हैं, ये कहां, तो अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार एक्चुअली में निकोबार में है, उसको अंडमान निकोबार ही लिखा जाता है। दक्षिणतम भारत का उत्तरतम बिंदु अगर देखें तो ये है कहां, इंदिरा कौल इसको कहते हैं, इंदिरा कौल, और ये कहां है, ये एक्चुअली में लद्दाख में होगा, सबसे ऊपर की ओर, ठीक है। पूर्वी जो है, पूर्वी सबसे बिंदु वो अगर देखें तो किबिथु या किबिथु जो भी कहें, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी अगर देखें सबसे तो ये हो जाएगा गोहार मोती, गुजरात, कहां, गुजरात में है, गोहार मोती कहां, गुजरात में है, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत के पॉइंट हैं। तो ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु ये हो गया, और ये भारत का दक्षिणतम बिंदु, क्योंकि मुख्य भूमि के साथ साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी भारत का हिस्सा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 48 पे, ये एक्चुअली में 2 पॉइंट है। एक तरफ तो देख रहे हैं जीएस कॉमन पेपर का सेशन 5 है, इसमें टोटल 20 सेट्स है और 40 क्वेश्चन एक सेट में रहेगा, 99 का है ये, ठीक है, ये आप परचेज कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे मैथ्स का एक दिया गया है सेशन 5 के में, ये भी 40 क्वेश्चन 20 सेट और ये भी 99 का है। तो ये एक्चुअली में काफी लाभदायक होता है, प्रैक्टिस सेट को लेकर ये बातें कही गई है, तो आप इसको आगे देखेंगे। 48 के साथ अगर आइए हम देखें तो भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है, ये एक्चुअली में कहा जा रहा है। यानी सीमा रेखा सीधा सीधा आपको याद रखना होगा कितना होता है। देखिए भारत के सीमा रेखा की बात करें तो बांग्लादेश सबसे बड़ा, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, नेपाल के बाद म्यांमार,
भूटान और सबसे अंत में क्या होता है, अफगानिस्तान। ये 7 जो देश हैं यहां से बॉर्डर मिलता जुलता है, ठीक है। अब बांग्लादेश के साथ जो है 4096 किलोमीटर हम लोग देखते हैं। चीन के साथ अगर देखें हम लोग तो 3488 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा। 3488 पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर होता है, 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर होता है लगभग। म्यांमार के साथ जो है 1643 किलोमीटर होता है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर है और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। सबसे छोटा किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ, और सबसे बड़ा है बांग्लादेश के साथ 4096। करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत की सबसे लंबी है, उसके बाद चीन की है। तो यहां पे याद रखिएगा 4096, 3488 चीन का, पाकिस्तान उसके बाद आता है, सबसे छोटा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा भारत के केवल लद्दाख से लगती है, केवल लद्दाख से लगती है, केवल लद्दाख से लगती है, ठीक है। ये पॉइंट है। तो 48 का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया, ठीक। समुद्र में भारत के समुद्री तट से ध्यान दीजिएगा 200 किलोमीटर की जो दूरी होती है तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र समुद्र में भारत का है, मतलब यहां तक भारत जो है आर्थिक क्षेत्र के रूप में कार्य कर सकता है। समुद्र में कितना होता है डिस्टेंस, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो गया 48 का क्या, बी। आइए 49 पे। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खारे जल की सबसे बड़ी झील है। खारे जल की सबसे बड़ी झील की अगर बात करें तो ये तो राजस्थान में है, राजस्थान। और ये कौन सा झील, सांभर झील जो है ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, ओडिशा, कोई ऑप्शन नहीं है, ई करेक्ट आंसर होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। राजस्थान का सांभर खारे झील की सबसे बड़ी झील। ओडिशा की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, ये भी हालांकि खारा ही होता है, नमकीन होता है। लैगून झील नाम क्या है, चिल्का, ये ओडिशा में है, ठीक है, चिल्का ओडिशा में। अलग से खाड़े का नाम लिया जाएगा तो राजस्थान सांभर होगा, ठीक है। लैगून नाम आएगा तो ओडिशा हो जाएगा, ये हो गया। अच्छा, जम्मू कश्मीर की बात आती है तो याद रखिएगा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर हम देखें तो ये कौन सा, बुलर झील, जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक झील भी कहते हैं, टेक्टोनिक झील के नाम से इसको जाना जाता है। एक तो ये हो गया मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक है। तो भारत की भी हो गई और मीठे पानी की हो गई। अच्छा, उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील क्या है, सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है, वो है लोकटक झील। और लोकटक झील कहाँ है, तो ये मणिपुर में है, ठीक है, मणिपुर। महाराष्ट्र की झील जो है इसका नाम है लोनार झील, और ये एक क्रेटर झील है, ये एक क्रेटर झील का उदाहरण है, ये एक जो है क्रेटर झील का उदाहरण है, ठीक है। तो इस तरह से लगभग झील हमारे पास हो गया। और एक और इसमें ध्यान रखिएगा कि चालामू नाम का झील जो है, यहां मैं लिख देता हूं चालामू, ये सिक्किम में है और सबसे अधिक ऊंचाई पर झील है भारत की, सबसे अधिक ऊंचाई की झील है, अधिक ऊंचाई की झील जो है ये एक्चुअली में है कौन, सिक्किम में चालामू, ठीक है। ये
इस प्रकार से 49 का करेक्ट जो आंसर है ई निकला। ई जो है इसका करेक्ट आंसर। ठीक, 49 में उड़ीसा होगा। तो प्रकाश साहू, उड़ीसा नहीं होगा, अगर होता तो मैं कर देता। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा नहीं होगा क्योंकि लेगून में आएगा। मैंने कहा ना खारे पानी का वो भी होता है, लेकिन यहां पर अगर हम अलग से खारे जल के झील की बात करें तो ये राजस्थान का सांभर माना जाएगा। ठीक है, खारे पानी में, और ये समुद्री वाला जब होता है लेगून का तब वो चिल्का के नाम से आता है। ठीक है ना, खारे पानी वैसे अलग लिया जाता है, इसलिए चिल्का हम नहीं लगाएंगे, हम सांभर ही लगाएंगे। ठीक, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह कौन सा है? घोड़े की नाल आकार वाला मूंगे का द्वीप यानी प्रवाल द्वीप तो एकमात्र कौन सा है? लक्षद्वीप है, कोई डाउट है इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें लक्षद्वीप, कुल 36 द्वीप है, कुल 36 द्वीप है। ठीक है, कुल 36 द्वीप है इसमें, 36। 11 द्वीप पर ही लगभग 12-11 द्वीप पे लोग रहते हैं, बाद बाकी खाली है। अच्छा, यहां कुछ बात याद रखना है कि मिनिकॉय तथा मालदीव इसको 8 डिग्री चैनल क्या करता है? अलग करता है। 8 डिग्री चैनल अलग करता है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप, अगर इसको भी अलग अलग ले लें, द्वीप 9 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, तीसरी बात, मिनिकॉय जो है ये अरब सागर की सबसे बड़ी द्वीप है। अरब सागर की सबसे बड़ी द्वीप है, ये सबसे बड़ी द्वीप है अरब सागर की। कौन? मिनिकॉय। चौथा, मिनिकॉय पर महल भाषा बोली जाती है, महल भाषा बोली जाती है। ठीक है, जबकि लक्षद्वीप की बात अगर करें, इसके सारे द्वीप जो हैं उस पर मलयालम भाषा बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है। ठीक है, इतने पॉइंट्स। करेक्ट आंसर 50 का क्या निकला? सी निकला, सी निकला। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ आते हैं। भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है? देखिए, जनसंख्या वृद्धि की बात कह रहा है। पहली बात तो ये मैं एक डेटा दे दूं कि 1911 से 21 वो टाइम था भारत में जब जनसंख्या वृद्धि पहली बार, एकमात्र जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हो गई थी। जनसंख्या वृद्धि क्या हो गई थी? नेगेटिव हो गई थी। ठीक है, ठीक है, उसको ग्रेट डिवाइड लाइन कहा गया था। ग्रेट डिवाइड लाइन के नाम से इसको जाना गया था। ठीक है, जब जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक थी। अच्छा, 2011 की जनसंख्या 2011 की जनगणना की बात अगर हम करें, जनगणना, तो उसमें क्या कहा गया है कि 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 17.64% रही है। ये एक्चुअली में वृद्धि दर हुआ है जनसंख्या का। ठीक है, उसके बाद विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% कहां? भारत में है, भारत में निवास करता है या भारत में है। अच्छा, जो भारत की कुल जनसंख्या है उसमें जो है सेक्स रेशियो अगर देखें, लिंगानुपात अगर देखें तो ये आपके पास आता है 943 आता है। ठीक है, लिंगानुपात 943 आता है। अब यहां कह रहा है कि भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है? तेजी से बढ़ना। क्या कारक है? निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु। जन्म दर निम्न तो हो ही नहीं सकता है, लोग इतने अधिक हैं। ठीक है, जनसंख्या जहां ज्यादा होगी वहां दर भी ज्यादा होगी। उच्च जन्म दर बिल्कुल सही है, जन्म दर अधिक है और स्वास्थ्य फैसिलिटी अच्छी होने की वजह से लोगों का एज भी बढ़ा है और बच्चे जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु भी कम हुई है। और गिरती मृत्यु दर, ये जो है सबसे फैक्टर बेस्ट है, बी करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, उच्च जन्म दर लेकिन गिरता मृत्यु दर, ये 51 का करेक्ट आंसर होगा। तो बी हमारे पास आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर। ओके, तो अब हो गया ये पॉइंट। अब आगे आते हैं इसमें से क्वेश्चन
51 के बाद 52 की तरफ। रेशे वाली फसलें कौन सी है? अगर भारत में फसल की बात हम करें तो इसकी 3 कैटेगरी तो बनती ही बनती है। एक तो रबी की फसल होती है। रबी की फसल जो होती है ये अक्टूबर में इसकी बुआई होती है और अप्रैल के आसपास, मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती है, कटाई इसकी होती है, ये सेशन होता है। रबी की फसल का प्रमुख तो आपके पास गेहूं है, दलहन है, तिलहन। दलहन में आपके पास बहुत कुछ आ जाएगा, जैसे मसूर आ गया, चना आ गया, ठीक है, मसूर, चना, मटर आ गया, ठीक है, ये सभी रबी की फसलें कहलाती हैं। ठीक, अब अगर हम खरीफ की फसल की तरफ ध्यान दें, खरीफ की फसल, इसमें अधिक तापमान की जरूरत पड़ती है, यहाँ कम तापमान की। इसकी बुआई जो है वो मई जून में होती है, मई जून में इसकी बुआई होती है और कुल मिला के देखें तो अक्टूबर के आसपास इसकी कटाई होती है, सितंबर अक्टूबर में ये काट ली जाती है, ठीक है। और खरीफ फसल की बात करें तो प्रमुख खरीफ फसल तो भारत की धान है और इसे भी भारत की सभी खाद्य फसलों में सबसे प्रमुख धान है, जो चावल का रूप है। धान के साथ आप देखें तो मक्का, ज्वार, बाजरा, ये खाद्यान्न में आ गया, कपास, तंबाकू, आलू, गन्ना, ये जो सब है ये एक्चुअली में खरीफ फसल के तौर पे लिया जाता है। और भारत में एक और कैटेगरी बन सकती है फसल की, इसको जायद फसल कहा जाता है, जायद, ठीक है। ये होती है गर्मी की सब्जी तथा फल की फसल, ठीक है, जिसमें से आपके पास आ जाता है खीरा, खरबूज, ये सब जो होता है मार्च से लेके मई तक में इसका सारा खेल समाप्त हो जाता है। तो 3 प्रकार की फसलें होती है। यहाँ रेशे वाली फसल कही जा रही है, फाइबर वाली फसल। तो देखिए गन्ना में तो कोई फाइबर नहीं है, तो अलसी में भी कोई फाइबर नहीं, गलत हो गया। कपास में तो है लेकिन मकई कोई फाइबर नहीं है। कपास, सन, पटसन और मेस्टा, ये सारे के सारे जो हैं ये फाइबर वाले हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो 2 नहीं होगा ये आपके पास करेक्ट आंसर है सी, इसमें फाइबर पाया जाता है, ठीक है। और फाइबर किस रूप में रहेगा इन सब में? फाइबर होता है सेल्यूलोज के रूप में, सेल्यूलोज के रूप में इसमें फाइबर पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर 52 का क्या निकल के आ रहा? सी जो है 52 का करेक्ट आंसर आ रहा, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे 53 पे आते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है। कल भी क्वेश्चन था, क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र स्थित है। इसमें हमने बताया था कि जो पूर्वी उष्ण जेट स्ट्रीम हवा होती है, जेट स्ट्रीम वायु जो होती है, उसका प्रभाव इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर पड़ता है। और इसके बारे में मैंने बताया था 8 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ अक्षांश में इसकी उत्पत्ति होती है। और भी इसमें हमने बताया था कि 14 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई कहां से? तो पृथ्वी की सतह से वहां पर ये जो है हवा चलती है, उत्पन्न होती है, और वो जो है ये पश्चिमी मानसून का कारण बनती है, ठीक है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है ये जब भारत में प्रवेश करती है तो ये 3 प्रकार से करती है। एक मानसून पूर्व वर्षा, जिससे हम 10% बारिश प्राप्त करते हैं, वर्षा प्राप्त करता है पूरा भारत। फिर एक बीच वाला जो मानसून का ओरिजिनल वर्षा है, मानसून वर्षा, ये होता है लगभग 74% भारत प्राप्त करता है। और उसके बाद आता है लौटता हुआ मानसून से वर्षा, उससे वर्षा लगभग 13% वर्षा उससे प्राप्त होती है, ठीक है। जो मानसून पूर्व वर्षा है इसको नॉर्वेस्टर काल बैसाखी जैसे नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 53 का ए आया। ए जो है 53 का करेक्ट आंसर निकल के आया है। आइए क्वेश्चन नंबर 54 पे।
निम्नलिखित पर विचार करना है, कीजिए। महादेव पहाड़ियां हैं, सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट आप मानिए इसको, पश्चिमी घाट, और ये कह रहा है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसको उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम में सजाइए। अच्छा, नॉर्थ टू साउथ सजाने के लिए कह रहा है नॉर्थ से साउथ। सबसे पहले हमारे पास महादेव पहाड़ी आएगी, ठीक है, 1 नंबर पे। उसी का रेंज तो सतपुड़ा ही है, सतपुड़ा का ही रेंज महादेव है। पहले महादेव, फिर आ गया सतपुड़ा, ठीक है, तो 3 आ गया, उसके बाद सतपुड़ा, और सबसे अंत में आ गया पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री। तो 1, 3, 2 बना, यानी सी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर सी है। ये क्वेश्चन का आंसर आप मैप को बार बार देखेंगे तब पता चलेगा, बोर्ड पे उतनी बातें समझ में नहीं आती है, ठीक है। मैप को देखेंगे तो पता चलेगा 1, 3 और 2 महादेव, सह्याद्री, सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत के बारे में क्या कहा जाता है, ये एक ब्लॉक पर्वत होता है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है कौन, सतपुड़ा, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, सबसे ऊंची चोटी इसकी ऊंची चोटी जो है वो क्या है, धूपगढ़ है, धूपगढ़ है। जहां तक बात है सह्याद्री पश्चिमी घाट की, ये प्रायद्वीपीय भारत का भ्रंश कगार, टूटे फूटे भाग के किनारे यानी फॉल्ट स्कार्प है, फॉल्ट स्कार्प है, ठीक है। पहली बात तो ये कोई पर्वत नहीं है, प्रायद्वीपीय भारत का एक हिस्सा है। दूसरी बात ये, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो इसकी है, सबसे ऊंची चोटी ये क्या है, तो ये है अनाई-मुडी, और ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो 54 का करेक्ट आंसर सी जो है करेक्ट आंसर 54 का आया, ठीक। आइए 55, ध्रुवक ग्लास धूप के चश्मे में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि, देखिए ध्रुवक का यहाँ पे इंग्लिश होता है पोलारॉइड्स। ये क्या करते हैं, लाइट को सिंगल वेवलेंथ में बनाकर, सिंगल वेवलेंथ, ठीक है, सिंगल वेवलेंथ में आगे बढ़ाते हैं। कुल मिला के ये समझिए सिंपल भाषा में, सिंगल वेवलेंथ की लाइट को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन ये भी आएगा, उसको कहा जाता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो मिला जुला के बात ये निकली कि प्रकाश में तो 7 रंग, सातों का अलग अलग वेवलेंथ, सब इधर उधर जाएगी थोड़ा सा, लेकिन जब एक ही वेवलेंथ की लाइट जाएगी इस तरह से तो बिल्कुल सीधी जाएगी। तो जो लाइट फैल के चकाचौंध करती है, उस चकाचौंध को समाप्त कर देती है ये पोलारॉइड्स। इसी को पोलराइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो पोलारॉइड का कारण क्या होता है, चकाचौंध को कम करना, बस ये वर्ड याद रखना है। क्यों, क्योंकि इससे अगर पोलारॉइड से कोई लाइट जाएगी तो सिंगल वेवलेंथ की जाएगी, एक तरंग दैर्ध्य वाली जाएगी, जिसको मोनोक्रोमेटिक लाइट कहेंगे, और उसमें इधर उधर लाइट का फैलना नहीं हो पाएगा, ठीक। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है ध्रुवक ग्लास के बारे में वो चकाचौंध का होता है। यहां ध्यान रखिएगा कि प्रकाश की जो तरंग प्रकृति है, तरंग प्रकृति से संबंधित घटना की जब हम बात करते हैं तो उस घटना में आता है पहले नंबर पे इंटरफेरेंस आता है, जिसको व्यतिकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। दूसरा आता है इंटरफेरेंस के बाद पोलराइजेशन हो गया, एक पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, ठीक है, ध्रुवीकरण, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, और एक और होता है, अगर दिमाग में तो फटाफट बताइए, मेरे दिमाग से भी निकला हुआ लग रहा है ये। प्रकाश की तरंग प्रकृति को 3 घटनाएं बेसिकली सपोर्ट करती है, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, और एक और घटनाएं होती है डिफ्रैक्शन। क्या होती है, डिफ्रैक्शन को क्या कहा जाता है, विवर्तन कहा जाता है, विवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 घटनाएं जो है ये प्रकाश की तरंग प्रकृति को सपोर्ट करती है, और प्रकाश
प्रकाश की कणीय प्रकृति को कौन करती है? कणीय प्रकृति, कणीय प्रकृति को कहते हैं पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करने वाली जो घटना होती है वो एक्चुअली में होती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 55 का ए निकला। ए जो है करेक्ट आंसर निकला। ठीक है, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। ये कॉमन पेपर जो है इसके लिए एक बैच था। ठीक है, न्यू बैच है ये एक्चुअली में जी। कॉमन पेपर का 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लिए 499 इसकी फीस रखी गई है। ठीक है, और जीएस के जितने भी टीचर उसमें है ग्रुप के थ्रू इसको पढ़ाया जाएगा। जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा होता है ये, ठीक है, एग्जाम का, तो ये आप देख लेंगे इसको। इसके बाद 56 में आइए। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्न में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? यानी डाइजेशन की प्रक्रिया कौन सी है ये पूछ रहा है। प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन, ये तो डाइजेशन है ही, क्योंकि प्रोटीन को एमिनो अम्ल, देखिए प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन को एक तो एंजाइम होता है पेप्सिन, क्या करता है? पेप्टोन में ब्रेक कर देता है। पेप्टोन में ब्रेक किया, और फिर क्या होता है कि यहां पर एक और एंजाइम है एरिप्सिन। एरिप्सिन क्या करता है? इसको एमिनो एसिड में ब्रेक करता है। तो यहां पे पाचन ही तो हुआ। ठीक है, एमिनो एसिड में। पेप्सिन जो है ये अमाशय के द्वारा रिलीज होता है या अमाशय में रिलीज होता है। एरिप्सिन जो है ये इलम में आता है। इलम कहां होता है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, छोटी आंत का हिस्सा है। और एक तो ये हो गया। दूसरा एक और होता है, यही जो प्रोटीन है, ठीक है, इस प्रोटीन को एक और एंजाइम जिसको ट्रिप्सिन कहते हैं, ट्रिप्सिन, ठीक, ये कन्वर्ट कर देता है पॉलीपेप्टाइड में, और फिर ये एमिनो एसिड में बदल जाती है, पेप्टाइड। और ट्रिप्सिन कहां? ये अग्नाशय यानी पेनक्रियाज जो है वहां से ये रिलीज होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रोटीन का एमिनो एसिड में कन्वर्टन कहां कहां प्रोटीन पचता है? अमाशय में भी पच गया, पेनक्रियाज के द्वारा भी, और छोटी आंत के द्वारा भी है। और इसमें से क्या होता है कि प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल। तो करेक्ट आंसर तो यही हो गया, पाचक प्रक्रिया यही है। ग्लूकोज का CO2 और H2O में विघटन अगर हो जाए, ये तो रेस्पिरेशन होगा ना, ये घटना तो रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, जिसको श्वसन कहते हैं, रेस्पिरेशन यानी श्वसन जिसको कहा जाता है। इसमें ग्लूकोज जो है वो एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, C6H12O6 ऑक्सीजन के 6 अणु के साथ रिएक्शन करके 6CO2 6H2O और प्लस में 38 ATP वो एनर्जी निकालती है। ठीक है, 38 ATP एनर्जी निकालती है। तो ये तो हो गया ग्लूकोज का CO2 और H2O में श्वसन, रेस्पिरेशन कहलाया। करेक्ट आंसर 56 का ए आया। आइए नेक्स्ट पे। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसमें होता है? गैल्वेनोमीटर का होता है करंट मेजर करने में। ध्यान दीजिएगा, करंट कौन सा? न्यूनतम मात्रा की करंट, न्यूनतम मात्रा की जो करंट होगी उसको मेजर करने में इसका उपयोग किया जाता है। और वैसे अगर अधिकतम मात्रा की करंट हो या नॉर्मल करंट हो, अधिक मात्रा की करंट हो, उसको मेजर करने के लिए आप किसका यूज करेंगे? आमीटर का यूज करेंगे। आमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो करंट में गैल्वेनोमीटर भी, आमीटर भी। ठीक है, अच्छा, इसके साथ विभव मापने के लिए, विभव को पोटेंशियल कहते हैं, पोटेंशियल, और विभव को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग होता है, वोल्ट मीटर का उपयोग होता है। अच्छा, उसके साथ अगर आप कहें कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल को मापना हो, विद्युत वाहक बल यानी EMF को मेजर करना हो, तो इसको मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? पोटेंशियोमीटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या निकला? 57 का ए निकला। ए जो है 57 का करेक्ट आंसर निकला। ठीक, आइए 58 पे।
इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? देखिए, इसमें से करेक्ट आंसर एक्वा रेजिया होना चाहिए, क्योंकि सोने को शुद्ध क्या करना, सोने को तो पूर्ण रूप से वो गला ही देता है। एक्वा रेजिया एक मिश्रण है, और ये मिश्रण किस चीज का होता है? तो ये होता है HCl और HNO3, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। क्या 3:1 में इसको बनाया जाता है, इसी को एक्वा रेजिया के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है, गोल्ड जैसी चीजें भी डालने पर गोल्ड इसको भी ये घुला देती है ना, इतना पावर इसमें होता है। तो सोने को साफ करने में थोड़ा कम मात्रा में डाल के हम इसको एक्वा रेजिया से साफ कर सकते हैं, और किसी से नहीं कर सकते। एक तो पॉइंट ये हो गया। इसमें HCl HNO3 होता है। एरोसोल की जहां तक बात हो गई, तो ये एक कोलाइडी बिलियन होता है, कोलाइडी बिलियन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कोलाइडी बिलियन हमेशा क्या होगा, ये हमेशा विषमांग मिश्रण होगा। विषमांग मिश्रण मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के रूप में हम इसको जानते हैं। किसको? कोलाइडल सॉल्यूशन को। अब अगर एरोसोल की बात हुई है, तो एरोसोल जो है इसमें दो टाइप होता है। एक तो होता है कि गैस में द्रव एरोसोल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बादल, एग्जाम्पल के तौर पे स्प्रे, ये हो गया। ये सभी जो आएंगे ये गैस में द्रव, एक नंबर। और दूसरा नंबर होता है गैस में ठोस। दो प्रकार के होते हैं। गैस में अगर द्रव हो तो भी एरोसोल कहलाएगा, गैस में अगर ठोस हो तब भी एरोसोल कहलाएगा। जैसे वायु में धूल का कण, वायु में धूल का कण, एक तो ये हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ दूसरा आपके पास आएगा गाड़ी से निकलने वाला धुआं, यानी जो गाड़ी का धुआं आप लिख सकते हैं, वाहन का धुआं, ठीक है। उसमें शीशे के कण होते हैं, ठोस पार्टिकल। तो ये जो चीजें होती है, स्मॉग हम कह सकते हैं, स्मॉग। तो ये सारी चीजें जो है ये गैस में ठोस, तो ये एरोसोल का एग्जाम्पल होती है, ठीक है। गैस में द्रव और गैस में ठोस दोनों होंगे इसमें से। करेक्ट आंसर यहां पर निकल के आया 58 का सी। 59 पे आइए। निम्न जीवाणुओं को उनके रोग के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर होगा, ठीक, कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहां पर कि जो दिया गया है उसके ऑप्शन में, उसके हिसाब से जो ट्रेपोनेमा पेलिडम है, ट्रेपोनेमा पेलिडम, ठीक है, ये सिफिलिस के कारण से हुआ, यानी इसमें थर्ड पॉइंट ए का। यार्क्सिनिया पेस्टिस, इसका संबंध प्लेग से होता है, प्लेग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ये। बैसिलस एंथ्रेसिस तो एंथ्रेक्स में आ ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बच गया विब्रियो, तो इसका हो जाएगा कॉलरा। कॉलरा जो होता है उसके पीछे ये कारण होता है। तो 3 1 2 4 करेक्ट आंसर आपके पास क्या निकला? बी निकला। अगर आप देखें तो वायरस के कारण से कुछ प्रमुख रोग जो होते हैं उसमें होता है चिकन पॉक्स, एड्स, पोलियो, मम्प्स, हेपेटाइटिस बी, ये सभी रोग जो है ना, ये सब वायरस से होने वाले रोग होते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ से अगर हम देखें, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसमें सबसे प्रमुख रोग आपका मलेरिया है, मलेरिया। दूसरे नंबर पे कालाजार है, कालाजार। तीसरे नंबर पर है स्लीपिंग सिकनेस। ये सारी जो बीमारियां हैं ये प्रोटोजोआ के कारण से होती है। तो 59 का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या निकला? बी निकला। सही कथन को छांटने के लिए कहना सही। चाल एवं वेग दोनों दिशा में दिशा परिमाण होता है, गलत है। वेग में तो होता है, चाल में नहीं होता। चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण दिशा दोनों होते हैं, बिल्कुल बात सही है। बी वाला पॉइंट सही है, ठीक है। चाल धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है, सब गलत है। बी वाला पॉइंट सही है। चाल जो फॉर्मूला है जिसको हम स्पीड कहते हैं, ठीक है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम,
डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसकी एसआई यूनिट हो गई। चाल, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो चाल जो होता है इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब मान, परिमाण जिसको कहते हैं, वैल्यू होती है। लेकिन जब हम वेग की बात करेंगे जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी, तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अपॉन में टाइम यानी समय। यहां दूरी बटे समय, यहां विस्थापन बटे समय। इसकी भी यूनिट मीटर और इसकी भी सेकंड, तो दोनों की यूनिट तो बराबर होगी। मैं ये बताना चाह रहा था, स्पीड और वेग दोनों की यूनिट बराबर होगी, लेकिन वेग में क्या होगा? दिशा भी होगा, दिशा भी होगा परिमाण के साथ, परिमाण के साथ। चाल वाले में केवल परिमाण, इसमें परिमाण के साथ डायरेक्शन होगा। यानी स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है, जबकि वेलोसिटी जो है ये वेक्टर है। वेक्टर मतलब ये सदिश राशि है। क्या है ये? सदिश राशि है। करेक्ट आंसर 60 का क्या निकला? बी निकला। 60 का बी निकला। नायलॉन क्या है? नायलॉन एक्चुअली में क्या है? ये एक सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है ये नायलॉन। ठीक है, ये फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है दुनिया का जिसको बनाया गया था लैब में। ठीक है, नायलॉन को बनाया गया था, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जो इसमें है वो एक्चुअली में है एमाइड। एमाइड, तो कई सारे एमाइड ग्रुप आपस में जब जुड़ जाते हैं तब जाके नायलॉन का निर्माण होता है। तो आंसर हो जाएगा पॉली एमाइड। क्या हो जाएगा? पॉली एमाइड। दुनिया का पहला सिंथेटिक फाइबर यानी कृत्रिम रेशा, दुनिया का पहला कृत्रिम रेशा कौन सा था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नायलॉन था। ठीक है, नायलॉन का उपयोग आप ब्रश में करते हैं, ब्रश में करते हैं, ध्यान देना है। ठीक है, मछली पकड़ने वाली जाल में इसका उपयोग होता है। इससे सारे उपयोग नायलॉन के किए जाते हैं। पॉलिस्टर जो है इसमें ईस्टर ग्रुप होता है, ईस्टर समूह इसमें होता है। किसमें? पॉलिस्टर में। ठीक है, पॉलिस्टर। एक और होता है रेयॉन, ये भी कृत्रिम रेशा का उदाहरण है। कृत्रिम रेशा में एक रेयॉन भी आता है, लेकिन रेयॉन में जो है वो सेल्यूलोज ग्रुप होता है। क्या होता है? सेल्यूलोज ग्रुप होता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा नायलॉन में कौन सा ग्रुप? एमाइड ग्रुप हो गया, पहला सिंथेटिक फाइबर दुनिया का था ये। पॉलिस्टर भी सिंथेटिक फाइबर है, उसमें ईस्टर है। और रेयॉन जो है ये भी सिंथेटिक फाइबर है, इसमें कौन सा ग्रुप है? सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज कहां से प्राप्त होगा? पौधे से प्राप्त होगा, पौधे से प्राप्त होगा। ठीक है, पौधे से प्राप्त होगा। तो 61 का करेक्ट आंसर क्या निकला? सी निकला। सी निकला। क्वेश्चन नंबर 62 पर, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है ये कहा जा रहा है। देखो, खाद्य श्रृंखला में पहले प्लांट को खाया टिड्डा, टिड्डा को खाई पक्षी, तो यही सही है। क्या दिक्कत है? प्लांट को खाया पक्षी सीधे डाल दिया, गलत है। नहीं, सीधे पक्षी नहीं, प्लांट को पादप, ये भी नहीं, ये सही है। प्लांट, टिड्डा और पक्षी ये खाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें ट्रॉपिक लेवल होता है, ट्रॉपिक लेवल। अगर हम 1 की बात करें तो इसमें आएंगे उत्पादक, प्रोड्यूसर, जैसे पौधे आ गए, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल की बात करेंगे तो प्राथमिक उपभोक्ता आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। और इसमें कौन आ जाएगा? वही शाकाहारी, ये वाला आ जाएगा। जो शाकाहारी सारे हैं उसमें आ गए, पौधे पर जो सीधे डिपेंड है। तीसरा ट्रॉपिक लेवल जो होगा ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, ये हो गए सेकेंडरी, द्वितीयक उपभोक्ता। ये एक बढ़ा हुआ होता है, एक कमा होता है। द्वितीयक उपभोक्ता है ना, जो इसको खाने वाले होते हैं शाकाहारी को, तो वो हो गए मांसाहारी। ठीक है, मांसाहारी। फिर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल जो आएगा उसमें हो जाएंगे तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता वो क्या करते हैं? वो भी तो मांसाहारी कहलाएंगे। इसको जो खाने वाले होंगे वो कहलाएंगे एक्चुअली में तृतीयक उपभोक्ता। और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल ये एक्चुअली में बनता है। ठीक है, तो 62 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ए हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 63।
इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी और सीईओ निवृत्ति राय को बनाया गया है। करेक्ट आंसर सी है। 63 का करेक्ट आंसर क्या है? सी। निवृत्ति राय को बनाया गया है इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी और सीईओ। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियन 2023 का खिताब जीता? करेक्ट आंसर 64 का क्या होगा? ए। कुवैत के द्वारा जीता गया। कुवैत के द्वारा जो है ये जीता गया है सैफ चैंपियनशिप 2023। किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर, ऑफिस पर है, चेयर पे भी है, योग कर सकते हैं, ये पहल शुरू की है भारत ने। ठीक है, इंडिया में शुरू हो चुका है ये। योग करना है आपको, कंपलसरी करना ही पड़ेगा। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? नो हॉर्निंग डे, ठीक है, हॉर्न को कहो बाय बाय, ये मुंबई पुलिस के द्वारा घोषित किया गया है। ठीक, नो हॉर्निंग डे, ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है क्या? व्हीकल्स जो होते हैं उसके हॉर्न ही सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं ह्यूमन बीइंग्स को। ठीक है, इनकी जो साउंड की इंटेंसिटी होती है, साउंड की जो इनकी इंटेंसिटी होती है, ये इंटेंसिटी लगभग होती है 190 से 200 डेसिबल। ठीक है, 190 से 200 डेसिबल, ये उससे ज्यादा ही होती है। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां आयोजित किया गया? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। एमपी के कुल 8 शहरों में इसका आयोजन किया गया। यहाँ पे उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार कोई नहीं। ई करेक्ट आंसर हो गया। ई इसमें से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। 67। आइए क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया? तो आंसर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो कि प्रशासनिक राजधानी भारत की कहलाती है। भारत की प्रशासनिक राजधानी कहा जाता है। ठीक है, प्रशासनिक केंद्र भी कहा जाता है, प्रशासनिक केंद्र या राजधानी भी कह सकते हैं वहां पर। तो वहीं पर जो है चंडीगढ़ में पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया गया इंडियन एयरफोर्स का। किस कंपनी ने हाल में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? पहले भारत पे था स्पॉन्सर के रूप में, अब कौन आ गया? मास्टर कार्ड। अब है मास्टर कार्ड कैडर। ठीक है, तो यहाँ पर 69 का करेक्ट जो आंसर है वो क्या है? ए है। ए जो है 69 का करेक्ट आंसर है। और अंत में कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल कितने पदक अपने नाम कर 7वें स्थान पर रहा, ये पूछा जा रहा है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि ये 1 3 10 10 3 13 1 14, एक तो इसने गोल्ड लिया था, 3 इसने सिल्वर लिया था और 10 जो है इसने ब्रॉन्ज जीता था। ब्रॉन्ज यानी कास्ट। कितने हो गए? 10 3 13 1 14 यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया? 14 जो है इसका क्या हो गया? करेक्ट आंसर। पहले स्थान पे कजाकिस्तान ही रहा था। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन था? कजाकिस्तान ही। फिर जापान टॉप पे था। ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है, एशिया के देश इसमें शामिल थे। तो 1 गोल्ड 3 सिल्वर 10 ब्रॉन्ज के साथ भारत जो है 14वें नंबर पे रहा था। ठीक है, तो इस तरह से जो आज का डिस्कशन है यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे फिर एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।